क्या है पंजाब नेशनल बैंक घोटाला? कौन है मेहुल चोकसी? आखिर क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। पीएनबी घोटाला आप सभी को याद होगा। इस घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इस घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी, जो घोटाले के बाद सबको चकमा देकर विदेश फरार हो गए, जिसके बाद सीबीआई लगातार कोशिश कर रही थी कि मेहुल चोकसी की देश वापसी की जाए, उन्हें भारत वापस लाया जा सके। लेकिन अब मेहुल चोकसी को इंटरपोल की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। मेहुल चोकसी के ऊपर से आरएनसी यानी कि रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया गया है। अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर मेहुल चोकसी के ऊपर से रेड कॉर्नर नोटिस क्यों हटाया गया, इसमें किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि 2022 में आरएनसी मेहुल चोकसी पर लगा था और उसके बाद मेहुल चोकसी ने याचिका दायर की थी और महज 1 साल के अंदर ही आरएनसी हट गया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर मेहुल चोकसी है कौन। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पीएनबी घोटाला क्या था और आरएनसी क्या होता है। इस पर आज हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे और इस जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेहुल चोकसी भारतीय व्यवसाय और खुदरा आभूषण गीतांजलि समूह का मालिक है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पीएनबी बैंक में करीब 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन में धोखाधड़ी की थी। मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में भारत से भाग गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद सीबीआई ने पीएनबी मामले में उसके और उसके भतीजे नीरव मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों ने तब तक एंटीगुआ और बारबुडा में नागरिकता हासिल कर ली थी। चोकसी के परिवार और वकीलों ने ये जानकारी दी थी कि 23 मई 2021 को उसका अपहरण एक हंगेरियन महिला के माध्यम से कराया गया था। महिला की पहचान बाबरा के रूप में की गई थी। उसे डोमिनिका एक नाव के जरिए लाया गया था। बाद में चोकसी ने अवैध प्रवेश के आरोप में डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बीच उसके वकीलों ने आरोप लगाया था कि भारतीय अधिकारियों को लेकर एक प्राइवेट जेट से उसे डोमिनिका लाया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएनबी घोटाला क्या था। 31 जनवरी को पीएनबी के अधिकारियों ने सीबीआई के सामने 3 कंपनियों और 4 लोगों के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज कराया। इसमें अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम शामिल था, जिन पर 2.8 अरब रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बैंक का कहना था कि शाखा के 2 जूनियर कर्मचारियों ने इन लोगों की मदद की और क्रेडिट लिमिट, सैंक्शन और मेंटेनेंस मार्जिन के बिना ही उन्हें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU जारी कर दिया। ये लेटर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से शॉर्ट टर्म लोन लेने में काम आते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है। मेंटेनेंस मार्जिन वो राशि होती है जिसका इंतजाम कर्ज लेने वालों को खुद करना होता है। अगर 100 रुपए लोन है और बैंक 85 रुपए फाइनेंस कर रहा है तो 15 रुपए का इंतजाम कर्ज लेने वाले को खुद करना होता है। क्रेडिट लिमिट राशि की वह सीमा है जितना अधिकतम लोन दिया जा सकता है, इसे बैंक बाद में घटा भी सकता है। पीएनबी की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 31 जनवरी को आरोपी कंपनियों और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पीएनबी के मुताबिक उसके यहाँ भी विस्तृत जांच चल रही थी। 14 फरवरी को पीएनबी ने कहा कि मुंबई में उसकी एक शाखा है जिसमें कुल 1.77 अरब डॉलर का घपला हुआ है। पीएनबी का कहना था कि 16 जनवरी को आरोपी कंपनियों ने मुंबई की शाखा में इंपोर्ट डॉक्यूमेंट का एक सेट भेजा और विदेशी सप्लायरों को लोन के तहत भुगतान करने का आग्रह किया। चूंकि पहले से कोई क्रेडिट लिमिट तय नहीं थी तो अधिकारियों ने पूरा ब्यौरा मांगा ताकि लोन के लिए LOU जारी किया जा सके। इस पर कंपनियों ने कहा कि पहले भी वो इस सुविधा का इस्तेमाल करती है और कभी भी मेंटेनेंस मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ी। फिर पीएनबी ने अपने रिकॉर्ड खोले तो पता चला कि बैंक के 2 जूनियर कर्मचारियों ने बैंक के सिस्टम में ब्यौरा दर्ज किए बिना ही LOU जारी कर दिया था। पीएनबी का कहना था कि ये घपला 4 साल तक चलता रहा और लेन देन इसमें लगातार होता रहा। अब बैंकिंग सूत्रों का कहना था कि कुछ बैंकों में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विफ्ट सिस्टम और कोर बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे से स्वतंत्र काम करते हैं। पीएनबी के मामले में बैंकों में इस्तेमाल होने वाले फिनोकल सॉफ्टवेयर पर चलने वाले कोर बैंकिंग सिस्टम का LOU उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसका पता नहीं चल पाया। फिनोकल सॉफ्टवेयर को
इन्फोसिस ने तैयार भी किया था। अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इस घोटाले का पता क्यों नहीं चल पा रहा था। तो पीएनबी के मामले में बैंकों में इस्तेमाल होने वाले फिनोकल सॉफ्टवेयर पर चलने वाली बैंकिंग सिस्टम पर एलओयू उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इस घपले का पता नहीं चल पाया। फिनोकल सॉफ्टवेयर को इन्फोसिस ने तैयार किया था। पीएनबी के इस घपले में कौन कौन शामिल था? आपको बता दें कि पीएनबी ने इस घपले के लिए 3 कंपनियों पर आरोप लगाया था, जिनमें सोलर एक्सपर्ट, सोलर डायमंड्स और डायमंड्स आर यूएस शामिल थे। ये कंपनियां कारोबारी नीरव मोदी से संबंधित थी, जिनके न्यूयॉर्क और हांगकांग में भी बड़े ज्वेलर स्टोर हैं। पीएनबी का ये भी कहना था कि मोदी की कंपनियों ने बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये घपला किया है। इसमें कुछ अन्य बैंकों की विदेशी शाखाओं के कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे थे। मोदी के रिश्तेदार मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया और नक्षत्र भी इसमें शामिल थी। अब इसमें गीतांजलि का कहना था कि चोकसी का इस घपले से कोई लेना देना नहीं था। कंपनी के मुताबिक चोकसी अपना नाम सीबीआई केस से हटाने के लिए हर मुमकिन कदम भी उठा रहे थे। वहीं नीरव मोदी की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया। घपला जिस तरह से सुर्खियों में आ रहा था, उसके बाद नीरव मोदी के घर पर और दफ्तर पर छापेमारी की गई और कई सारी शाखाओं में तलाशी भी की गई। ये तलाशी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों की कंपनियों पर की गई और पीएनबी ने दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज करवाया। भारत के बैंकिंग सेक्टर का ये सबसे बड़ा घपला है। भारत के बैंकिंग सेक्टर का ये सबसे बड़ा घपला ऐसे समय में सामने आया जब बैंकों और खासकर सरकारी बैंकों की तरफ से लोन के तौर पर दी गई 95,000 अरब करोड़ की रकम वापस नहीं आ पा रही थी। इस घपले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आरसीएन क्या होता है। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस किसी देश से भागते हुए ऐसे शख्स को ढूंढने के लिए जारी किया जाता है जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो। आरएनसी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। नोटिस जारी होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति दोषी है। ये दुनिया भर के सभी देशों को शख्स के अपराध की जानकारी देता है। रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए पकड़े गए आरोपी को उस देश में भेजा जाता है जहां उसने अपराध किया हो। रेड कॉर्नर नोटिस तब जारी किया जा सकता है जब कानून की नजर में अपराध गंभीर होता है।